आमिर मुगल साहब, आप अपनी पार्टी को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप जैसे लोग जो अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, चाहे जैसे भी मामलात चल रहे हैं, ऑफ कोर्स लॉयल्टी होती है एक, लेकिन आपकी पार्टी के वो लोग जो इमरान खान साहब के कोई दाएं होता था, कोई बाएं होता था, कोई ब्लू आइड होता था, कोई मोस्ट फेवरेट होता था, सबसे पहले दुम दबा के वो भागे, कोई बाहरी भाग गया, किसी ने पार्टी को खैर बात बोल दिया। तो इसका मतलब एक खान साहब का जो एक विजन होता था, तो पूरा विजन कहाँ गया कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन के अपने गिर्द रखा हुआ था जिनमें से कोई भी मुखलिस नहीं था उनके साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ज़ाहिर मुश्किल वक्त था, कोई पार्टी छोड़ गया, कोई पार्टी के साथ है, कोई मुल्क के अंदर रह के जदोजहद कर रहा है, कोई मुल्क से बाहर रह के जदोजहद कर रहा है। असल बात तो यह है कि आमिर साहब सॉरी एक मिनट, मुल्क से बाहर रह के क्या जदोजहद कर रहे हैं? वो मुल्क के अंदर रहते, जब पार्टी पे मुश्किल टाइम आता है तो बाहर भाग जाना तो जदोजहद नहीं होता। सॉरी, मतलब कामरान भाई शायद अग्री करेंगे, उस्मा भी मुस्कुरा रही हैं। कोई मुल्क से बाहर रह के अगर जदोजहद कर रहा है तो उसको अपनी कैपेसिटी में जो कर रहा है ठीक है, मुझे उस पर क्या एतराज हो सकता है। चलें ठीक है, चलिए आपने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी कि मुल्क से बाहर रह के भी जो भाग जाते हैं वो जदोजहद कर रहे होते हैं पार्टी के लिए। चलिए प्लीज कंटिन्यू। देखिए ना, लीडर तो नहीं ना भागा मुल्क से, असल बात तो होती है लीडर किधर खड़ा है। लेकिन लीडर जब जेल में हो बाकी भाग गए ना। लीडर के नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बेशुमार आपकी तो मैंने पहले तारीफ कर दी। तो बेशुमार खड़े हैं ना, सिर्फ मैं तो नहीं खड़ा हूँ। मैं तो शहजाद अकबर, शहबाज गिल टाइप के लोगों की बात कर रही थी। अकरम राजा इधर खड़ा है, मियां महमूद रशीद इधर तो भाई उनकी तो बात ही नहीं हो रही ना, जो मुल्क से बाहर बात ही उनकी हो रही, जो मुल्क से बाहर बात ही उनकी हो रही है। तो चार की आप बात कर रही है ना, जो सैकड़ों खड़े हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। सर ये बात में खड़े हुए ना, जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं खड़े होते थे वो सारे बाहर भाग गए, किसी ने पार्टी छोड़ दी। शहबाज गिल को तो इमरान खान ने खुद इजाजत दी थी, शहजाद अकबर का तो मुझे नहीं पता। डॉक्टर शहबाज गिल को तो खान साहब ने खुद इजाजत दी थी कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, और जब वो वापस आना चाह रहे थे खान साहब ने उनको रोका था, वापस ना आए। इसी तरह जुल्फी बुखारी को भी खान साहब ने रोका था, मुल्क से मुल्क वापस ना आए। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, दो चार लोगों पे हम फोकस कर लें जो सैकड़ों खड़े हैं यहाँ पे, मारे खा रहे हैं, उसके बावजूद खड़े हैं, हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए। असल बात जो आपने की फिजा फैज हमीद साहब की, देखिए सबसे पहली तो बात है तहरीक इंसाफ का बिल्कुल इस पर मौक़िफ़ है, ये इदारे का अपना अंदरूनी मामला है। अब उनको जो सजा हुई है, अगर वो सियासत में मुलव्वस होने पे हुई है, तो ये तो अभी तक वाज़ेह भी नहीं हुआ कि आया ये सजा रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुलव्वस होने पे हुई है या रिटायरमेंट से पहले वो सियासत में मुलव्वस थे, इस पे हुई है। तो ये इस बात की अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप बता सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 9 मई के हवाले से भी बात की जा रही है, तो 9 मई कब हुआ था? 9 मई 2023 को हुआ था। जवाब बड़ा सिंपल है, देखिए 9 मई में भी अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने सुनी, आपने सवाल पूछा ना, मैंने कहा बता दूं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वजीर दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि फैज हमीद है, उसने इमरान खान के लिए 9 मई बर्पा किया, इसकी सारी प्लानिंग की। अब जब 9 मई हुआ था 2023 में, तो कहाँ थे फैज हमीद साहब उन दिनों में? मैं उसका भी बताता हूँ। देखिए जी हमारे कोई, और जब वो DGISI थे उस टाइम पे आपकी हुकूमत थी, किसको हटाकर उनको DGISI लगाया गया और जिसको हटाया गया उसका कसूर क्या था? ना जब 9 मई हुआ वो DGISI नहीं थे ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक वाज़ेह नहीं है। वो DGISI नहीं थे, लेकिन 9 मई का इल्जाम भी उनके ऊपर है ना। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो ये भी नहीं पता कि उनको रिटायर होने के बाद सियासत में मुलव्वस होने पे सजा दी गई है या ड्यूरिंग जॉब उनको ड्यूरिंग सर्विस जो है वो सियासत में मुलव्वस होने पे सजा दी गई है। ये वाज़ेह नहीं है, मेरे सामने नहीं है। आपके सामने कोई कोर्ट ऑर्डर है तो आप शेयर कर दें, या कोई DGISPR ने कोई प्रेस रिलीज जारी किया तो आप शेयर कर दें। लेकिन इन केस ऐसा है भी तो, अगर वो ड्यूरिंग सर्विस भी सियासत में रहे हैं, तो मेरा सवाल है फिजा कि जनरल असद दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया था, लिख के बयान हल्फी दिया था कि मैंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग के ईमा पर 14 करोड़ पे नवाज शरीफ में और IGI में बांटे बेनजीर को हराने के लिए। तो क्या आज तक जनरल असद दुरानी और असलम बेग दोनों जिंदा हैं? क्या आज तक उनका कोई एहतसाब हुआ? अगर हमने रिटायरमेंट के बाद कोई एहतसाब करना है तो फिर ये सिलेक्टेड एहतसाब क्यों हो रहे हैं? जनरल फैज हमीद का एहतसाब क्यों हो रहा है? आप असद दुरानी का एहतसाब क्यों नहीं कर रहे? हमें तो पता ही नहीं ना कि अभी तक उसने ये जो उस पर इल्जाम लगाए हैं फैज हमीद ने, उनको तस्लीम किया या कन्फ्रंट किया है, हमें तो नहीं पता। लेकिन असद दुरानी का तो बयान हल्फी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, पूरी दुनिया को पता है। आज तक उनका और असलम बेग का
किसी ने एहतसाब किया। दूसरी बात, आप ख्वाजा आसिफ को कोट कर रही हैं और मेरे मोहतरम भाई कामरान मुर्तज़ा साहब यहाँ पे बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान मौजूद है, नदीम मलिक के साथ उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा, सॉरी नदीम मलिक के साथ मौलाना फजल मान साहब ने इंटरव्यू दिया था। ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे जनरल फैज हमीद ने जनरल एजाज अमजद के घर, जो बाजवा के सुसर थे, उनके घर खुफिया तौर पे बुलाया और मुझे जनरल बाजवा का मैसेज दिया कि आप पहले हमसे वफाक की हुकूमत थे, 2019 की बात है, और फिर आप उसके बाद हमसे पंजाब की हुकूमत थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये बताएं कि जब आप इल्जाम लगा रहे हैं जनरल बाजवा पे और जनरल फैज हमीद दोनों पे, तो क्या आज तक ख्वाजा आसिफ का किसी ने एहतसाब किया कि आप इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा रहे थे जनरल बाजवा के इमाम पे और जनरल फैज हमीद के इमाम पे? और दूसरा मेरा कामरान मुर्तज़ा से मौजूद है, एक मिनट सुन लें। मैं, आप कह रही है ना कि सियासत में मुलव्वस होने पर इनको सजा दी गई। मौलाना फजल रहमान का मैंने आज भी इंटरव्यू वायरल है, मैंने सुना, और नदीम मलिक साहब को बता रहे हैं कि हमें सबको, यानी कि नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और JUI को बुला के जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ने कहा कि आप लेके आए इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और हम उनके कहने पे लेके आए। आपने वो इंटरव्यू देखा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ड्यूरिंग सर्विस सियासत करने पे फैज हमीद को सजा मिली है 14 साल की, तो फिर मेरा सवाल यह है कि जनरल बाजवा का एहतसाब क्यों नहीं किया इदारे ने? इल्जाम उसमें एक ख्वाजा आसिफ लगा रहा है, एक मौलाना फजल रहमान लगा रहे हैं। चलिए, यानी आपकी ख्वाहिश है कि इस कटहरे में जनरल बाजवा को भी लाया जाए, आप ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं? मेरा तो फिजा मासूमाना सवाल है भाई। चलिए, आपका मासूमाना सवाल लेके आपने कामरान भाई से पूछा है सवाल, मौलाना साहब को कोट भी किया, मैं सवाल लेके चली जाती हूँ कामरान मुर्तजा भाई की तरफ। जी जी, एक और बात, चलें कामरान साहब मुस्कुरा रहे हैं। जी, लेफ्टिनेंट जनरल थे वो भी, उनको अमेरिका के लिए जासूसी पे 14 साल की कैद हुई। आमिर मुगल साहब, इंडिया का सहारा ले लिया आप लोगों ने एंड में जाके, हमारा रिवायती हरीफ भारत, मतलब भारत को इंटरव्यू दे के क्या निकला फिर अंदर से? देखिए फिजा, सबसे पहले तो मैं इंतहाई सख्त मजम्मत करता हूँ जो उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में फजूलियात बातें की हैं, झूठी मन घड़त बातें की हैं। ना उनका कोई सबूत है, ना उनका कोई एविडेंस है, ना उनका कोई गवाह है इनके पास। देखिए, तहरीक इंसाफ को छोड़ा, परवेज खटक ने छोड़ा, असद उमर ने छोड़ा, फवाद चौधरी ने छोड़ा, इमरान इस्माइल ने छोड़ा, आमिर कियानी ने छोड़ा, ये वो लोग हैं जो खान साहब के सारे करीब थे। सब ये गवाही देते हैं कि इमरान खान की हुकूमत पे, इमरान खान की सियासत पे बुशरा बीबी का कोई भी अमल दखल नहीं था। जो मौजूद है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो छोड़ गया मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो ये एक बयानिया इमरान खान साहब की एक ऐसी बीवी के बारे में जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक मनगढ़ंत बयानिया फैलाया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और आपको याद होगा बुशरा कि जब हमारी गवर्नमेंट जाने का कोई थोड़ा सा टाइम रह गया था और चीज़ें जब है वो रिवर्स होना शुरू हो गई थी, और जो मौलाना फजल रहमान ने जो इंटरव्यू में बोला नदीम मलिक को कि हमें DGI-SI और जनरल बाजवा ने कहा कि आप अदम एतमाद लाए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, उन्हीं दिनों में आसमा साहिबा ने एक कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने इस किस्म के इल्जाम लगाए थे। तो जाहिर है उनको भी इशारा हो गया होगा उस वक्त कि भाई अब ये जाने वाले हैं, आप इस किस्म के इल्जाम लगाओ। तो ये सारा एक इमरान खान को बदनाम करने के लिए और उनकी बीवी को बदनाम करने के लिए सारे मनगढ़ंत इल्जाम है। कोई सबूत भी ना है ना इनके, कोई इल्जाम के सबूत चाहिए कि आप सिर्फ इल्जाम भी लगाते अच्छा चले, ठीक है, चले जराइम किया तो मैं इल्जाम तो लगा दूं, मैं उसका कोई सबूत भी तो दूंगा ना। अब आपने बात की इंडिया की, तो इंडिया की बात अब उसकी ये एग्जांपल, अल्लाह का वास्ते ये एग्जांपल लेने बैठ जाइएगा कि उस टाइम पे उन्होंने भी इंटरव्यू दिए थे। मैंने जिससे भी सवाल पूछा आपकी पार्टी में, उन्होंने कहा जी एक जमाने में नवाज शरीफ ने भी इंटरव्यू दिया था, तो आपने क्यों दिया ना? आप तो अपनी बात के लिए जवाब दे हैं, उसके अलावा कोई जवाब दीजिएगा। यही तो क्या अच्छी बात है, वो आप वो अच्छी बात है आपने कह दिया। अब मुझे बताएं कि नूरीन न्याजी ने इंडिया के टीवी पे बैठ के ऐसी कौन सी बात पाकिस्तान के खिलाफ कर दी? क्या उन्होंने कहा कि अजमल साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है? ये सवाल है कि इंडियन टीवी ने उनकी क्या मदद करनी थी? आपको पता है, मेरी बात सुने, ये तो वही बात होगी कि आप जाके दुश्मन की गोद में बैठ जाएं। दुश्मन तो जाहिर बात है आपकी बात में से कोई ना कोई गलत बात निकालेगा, पिंक को रेड करेगा, रेड को मैरून करेगा, और दुश्मन आपका दुश्मन है, रिवायती हरीफ है। इंडिया के टीवी को इंटरव्यू देना कब से जुर्म हो गया? चलिए फिर इंडियन मीडिया ने क्या किया? अडियाला जेल का दरवाजा खुलवा दिया, क्या सोच कर गए थे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आप मुझे बताएं कि आप नूरीन न्याजी ने जो पाकिस्तान के खिलाफ को बयान दिया या पाकिस्तान के खिलाफ को साजिश की? चले मेरी बात सुने, चले मेरी बात सुने,
आप वो CNN को इंटरव्यू दे रही थी, CNN को इंटरव्यू दे रही थी, BBC को इंटरव्यू, मेरी बात सुने, CNN को इंटरव्यू दे रही थी, BBC को इंटरव्यू दे रही थी, फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दे रही थी, इंडियन मीडिया को इंटरव्यू क्यों दिया? मैं ये कह रहा हूँ, इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना कौन सा जुर्म है? जुर्म यह है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें, जुर्म यह है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा कामरान भाई, मेरा आपसे सवाल है, आमिर साहब एक मिनट, कामरान भाई मेरी बात सुने, कामरान भाई मेरा सवाल ये है, चले आमिर साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका मौक़िफ़